हम कर रहे हैं चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में से बेटा आपको 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा पंजाब बोर्ड में, जो कि MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क का आएगा। इट विल बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसी में से ही एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली जो इस साल मुझे लग रहा है दैट वुड बी PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, या RDNA टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। तो ये थोड़े से टिपिकल से टॉपिक हैं, तो मैं आज के लेक्चर में एक बार इनको ही फिर से आपको करवा रही हूँ, ठीक है? ओके मैम। What is RDNA technology? RDNA का मतलब क्या है? RDNA मीन्स रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट है। क्यों है रिकॉम्बिनेंट? क्योंकि हमें एक डिजायर्ड जीन था। सपोज कर लो कि ये एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, डोनर, जिसका जीन जो है उसने डोनेट करना है। ये इसका DNA है, सारा रेड कलर से मैंने दिखाया। और ये हमारे पास एक क्लोनिंग वेक्टर है, या एक बैक्टीरिया है जिसके पास क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA। दिस इज नोन एज प्लाज्मिड। तो ये रेड कलर वाला जो DNA है ये डोनर का DNA है, जिसका हम कोई एक डिजायर्ड पार्ट चाहते हैं कि वो हम निकालकर किसी और के अंदर डाल दें। और ये एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड की क्या प्रॉपर्टी है कि वो अपने और सेल्फ और नॉन सेल्फ DNA की पहचान नहीं कर सकता। इसके अंदर किसी का भी DNA डालोगे, ये उसको अपना DNA समझकर उसकी कॉपी बना देगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम दोनों के ही DNA को आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने का मतलब कि हम दोनों के ही DNA जो है उनको अलग निकाल लेते हैं। ये वाला DNA हमारे पास जो है ये रहा, हमने अलग कर लिया। कैसे अलग किया? विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड लाइसोजाइम्स। तो हमने ये प्लाज्मिड को भी अलग कर लिया और इसको भी, और ये जो सारा बाहर का मटेरियल था ये सारा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम्स, जिसके अंदर आ जाते हैं प्रोटीएजेस जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, सेलुलेजेस जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे। तो ये सब एंजाइम से ये आसपास का प्रोटीन सेलुलोज सब खत्म हो गया। क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ DNA। इस बैक्टीरिया का भी DNA और इस डोनर ऑर्गेनिज्म का भी DNA हमारे पास आ गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है? हमने इस DNA को कट करना है। कट हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो अब हमने ये वाले DNA को कट कर दिया है। ये जो डोनर का DNA था जो मैं रेड कलर से आपको दिखा रही हूँ, हमने इसके जो है पीसेस कर दिए। अब हमें जो है डिजायर्ड DNA ढूंढना है, दैट इज आवर थर्ड स्टेप। तो हम DNA को सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि एक प्लेट थी उस पर DNA के पार्टिकल्स अलग कर कर इथिडियम ब्रोमाइड डालकर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालकर हमने देख लिया। और हमें लगा कि ये वाला जो DNA का सेगमेंट है इसमें वो डिजायर्ड जीन है, वो जीन है जो हम चाहते हैं कि हम किसी और के अंदर डालें। तो हम क्या करते हैं, इस जीन को सिलेक्ट करते हैं और ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर हम इस जीन को डाल देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। कैसे इंसर्ट करेंगे दोनों जीन्स को? फिर से एंजाइम लगाएंगे, कौन सा? DNA लाइगेज। तो DNA लाइगेज एंजाइम डालकर हमने ये दोनों DNA को अब मिक्स कर दिया।
अब इसमें प्लाज्मिड का भी डीएनए है और डोनर का भी डीएनए है, तो दोनों डीएनए मिलाकर ये क्या बन गया, आरडीएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, क्लियर है इतना बेटा सबको? यस मैम। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये जो हमने नया डीएनए बना लिया, इसकी हम चाहते हैं कि मल्टीपल कॉपीज बन जाएं। मतलब अभी तो ये एक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हम चाहते हैं ऐसे बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो। तो हम क्या करते हैं, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब डालते हैं एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, और ये क्लोनिंग वेक्टर हम हमेशा ही क्या लेते हैं यहाँ पर, ई कोलाई। ठीक है, इसे हम होस्ट भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हम डालेंगे और इसकी मल्टीपल कॉपीज हम बनाएंगे। तो ई कोलाई के अंदर हमने इसको इंसर्ट करना है, ये वाले पार्ट को, ये जिसके पास हमारा प्लाज्मिड है और जिसके साथ हमारा डोनर का डीएनए है। तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने इसके अंदर डाल दिया। डालने की टेक्निक भी होती है एक, डालने का तरीका क्या है कि हम ये जो डीएनए है ये अंदर डालने के लिए इस ई कोलाई बैक्टीरिया को हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरोसिस। हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देंगे और ये वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए इस ई कोलाई के अंदर चला जाएगा। अब ई कोलाई क्या है, ये डिवाइड करेगा, एवरी 20 मिनट्स ये डिवाइड करता है। तो जब ये डिवाइड करेगा तो हमारे पास एक ई कोलाई और दो ई कोलाई बन गए। दोनों ही ई कोलाई के पास अब क्या होंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि ये वाला जो इसका डीएनए है ये अपनी कॉपी बनाएगा, और ये वाला डीएनए हमारे पास क्या था, हमने जो इसके अंदर डाला था वो क्या था, इट वाज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अब यहाँ पर दोनों ही जो डीएनए बने हैं ये क्या बने हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर 20 मिनट बाद फिर से ये डिवाइड करेगा एंड सो ऑन, और हमें मल्टीपल कॉपीज इसकी मिल जाएंगी। दिस इज नोन एज आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने दो अलग अलग डीएनए को मिक्स कर दिया और फिर उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है हमने ऑब्टेन कर ली। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो अब ये तो बात हो गई, एक डीएनए को ई कोलाई के थ्रू हम धीरे धीरे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन या एम्प्लीफिकेशन एक ही बात है। अगर हम एम्प्लीफिकेशन करना चाहते हैं एक डिजायर्ड जीन की, किस फॉर्म में, मेडिसिन की फॉर्म में, हमें हजारों लाखों करोड़ों कॉपीज चाहिए, तो हम ई कोलाई को यूज कर ये काम नहीं कर सकते। ई कोलाई विल टेक टाइम और ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, हम एक टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम यूज करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहाँ पर यूज होता है, इट इज यूज्ड इन फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, जैसे आपको सीआईडी में वो करते हैं ना कि इंस्पेक्टर की ये हो सकता है ये मर्डर हो, इसकी फिंगरप्रिंटिंग करा कर देखते हैं, या अगर शक हो कि 2 या 3 लोग हैं जिन पे शक होता है कि इन्होंने मर्डर किया होगा, तो कहते हैं कि इनकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं। ठीक है, वो खाली फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं, और फिंगरप्रिंटिंग नाम से हमें क्या लगता है कि ज़रूर हमारे फिंगर के ना ये थंब इम्प्रेशंस लिए होंगे, फिर उसको चेक किया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम जो भी सस्पेक्ट्स हैं, जिन पर शक है हमें, उन लोगों के बॉडी के कुछ एक सेल्स लेते हैं और उन सेल्स को हम मल्टीप्लाई कराते हैं इन अ मशीन विच इज पीसीआर। पीसीआर की एक मशीन होती है जिसमें हम ये एम्प्लीफिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पीसीआर करने के जो है वो 3 स्टेप्स है। पीसीआर का जो प्रोसेस है 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन,
Second is annealing. And third is extension. Denaturation हम करते हैं with the heat. डीएनए हमें पता है 2 स्ट्रैंड्स हैं जो कि इस तरह से कॉइल्ड होते हैं आपस में, तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को पहले हमें अलग करना है। देखो हमने करना क्या है, हमने एक नया डीएनए मिक्स करके इसके अंदर इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले प्रोसेस में बताया कि 2 डीएनए मिक्स कर दिए, लेकिन इसको लार्ज स्केल पे करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 डीएनए को मिक्स कर देते हैं। ये एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन इसके साथ कुछ भी जोड़ने के लिए पहले दोनों धागों को अलग करना पड़ेगा। इसके साथ और दूसरे वाले धागे के साथ, दोनों के साथ फिर एक्स्ट्रा मटेरियल हम जोड़ेंगे जो हमें नया जीन या नया डीएनए इसके अंदर लगाना है। तो पहले इन दोनों स्ट्रैंड्स को हमें अलग करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमने नया इसके अंदर डीएनए मिक्स करना है वो उसके साथ डाल देते हैं, डबल स्ट्रैंडेड के साथ ही वो डीएनए हम डाल देते हैं, और इस पूरे डीएनए को हम अब हीट करते हैं नियरली 92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अब इतने हाई टेम्परेचर पर अगर हम डीएनए को गर्म करेंगे तो ये डीएनए सेपरेट हो जाएगा। लेकिन सेपरेट हुआ जो ये डीएनए है ये खराब भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि इसके अंदर से कोई चीज़ जल जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये केमिकल है, केमिकल हीटिंग की वजह से ख़राब भी हो सकता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम इसके अंदर एक एंजाइम डालते हैं, दैट इज टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज क्या है, एक हीट रेजिस्टेंट एंजाइम है जो कि हम थर्मो एसिडोफाइल बैक्टीरिया से निकालते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया भी हीट रेजिस्टेंट होते हैं। तो अब डीएनए को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है इस टाइम पे, सिर्फ उसके स्ट्रैंड्स जो हैं अलग हो रहे हैं। और साथ में इसके साथ ही क्या पड़ा है हमारे पास, ये जो दूसरा एलियन डीएनए, नए तरह का डीएनए जो मैंने आपको यूं ग्रीन कलर से दिखाया था, वो भी यहाँ पर पड़ा है। अब गर्म किया हुआ डीएनए इसको अब हम ठंडा कर देते हैं नियरली 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर। गर्म करके डीएनए को एकदम से ठंडा किया जाता है। तो ठंडा करने पर ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, एक इसका 5:3 एंड होता है और एक 3:5 एंड होता है। 2 स्ट्रैंड्स को हम इस तरह से नाम देते हैं, 3:5 एंड 5:3। ये दोनों स्ट्रैंड्स को अब हम, ये जैसे ठंडा हुआ तो ये एक पर्टिकुलर पोर्शन पे आकर ये जो नया डीएनए था ग्रीन वाला जो मैंने आपको दिखाया है, ये दोनों एंड्स पर जाकर जुड़ जाता है। हम चीज़ को गर्म करते हैं और फिर ठंडा कर रहे हैं और वो आपस में जुड़ रही है, जैसे कि वेल्डिंग होती है। वेल्डिंग जो है, लोहे की कोई चीज़ टूट जाती है, रॉड टूट जाती है, तो उसको वेल्डिंग की जाती है। पहले उसको आग से गर्म किया जाता है और फिर उसको ठंडा किया जाता है ताकि वो आपस में जुड़ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही हम डीएनए के साथ कर रहे हैं। डीएनए को पहले हमने गर्म किया, फिर उसके अंदर हमने ये प्राइमर को ऐड कर दिया। प्राइमर क्या है, प्राइमर होता है एक छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का चेन। डीएनए खुद भी क्या है, डीएनए खुद भी एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है। तो हमने कुछ नई तरह के न्यूक्लियोटाइड जो हम इसमें ऐड करना चाहते थे, हमने वो नई तरह की न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी सी चेन ऐड कर दी। और नई तरह के न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी सी चेन क्या कहलाएगी, एक प्राइमर। तो हमने ये प्राइमर को इसके अंदर ऐड कर दिया। अब ये प्राइमर इसके साथ जुड़ गया, ये डीएनए का अब एक हिस्सा बन गया है। तो अब इसकी होगी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के लिए हमें फिर से एक बार टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया 5:3 एंड, और ये आपका है 3:5 एंड, और ये बीच में आपका जुड़ गया एक नई तरह का डीएनए। ये जो प्राइमर था अभी इसके साथ बीच में ही आकर जुड़ गया है। तो ये जो नया डीएनए था जो हम इस डीएनए के साथ जोड़ना चाहते थे, हमारा काम हो गया, हमने इसको जोड़ दिया। अब जैसे हमने
इस प्रोसेस में जोड़ दिया था, इकोलाई के अंदर डाल दिया था, ऐसे ही अब हमने डीएनए के अंदर डाल दिया। लेकिन ये सारा प्रोसेस किस में हो रहा है? एक मशीन के अंदर चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि इसकी मल्टीपल कॉपीज बने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मशीन के अंदर और न्यूक्लियोटाइड डालते जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाते हैं, और ये वाली जो चेन है ये बढ़ती जाती है। जो नए डीएनए बना है ये मल्टीप्लाई करता जाता है, और फाइनली हमारे पास इसकी मल्टीपल कॉपीज बनकर तैयार हो जाती हैं। किसकी? नई तरह के डीएनए की, जिसमें दो तरह के डीएनए मिक्स्ड है। अब हम चाहे सिर्फ इसी की कॉपी तैयार करना चाहते हैं तो हम इसी की कॉपी तैयार कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं दोनों की रिकॉम्बिनेंट हो तो हम दोनों की रिकॉम्बिनेंट तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, और इसमें से हम अकेले ये वाला डिजायर्ड जीन भी निकालकर अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज एक्सटेंशन। हमने डीएनए को एक्सटेंड कर दिया और धीरे धीरे अब वो बढ़ता बढ़ता जो है उसकी हमने मल्टीपल कॉपीज जो है वो ले ली। कितनी कॉपीज तैयार हो जाती हैं? एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर 1 बिलियन कॉपीज हम पीसीआर के थ्रू तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये टॉपिक? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पीसीआर। यस मैम। किसी को कोई भी डाउट हो तो बीच में ही आप हैंड रेज कर देना। नाउ नेक्स्ट कम्स अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बायोरिएक्टर्स। इंडस्ट्री में ये जो पीसीआर वगैरह ये सब काम हो रहे हैं, ये किसके अंदर हो रहे हैं? स्टील के बड़े बड़े टैंक्स हम यूज करते हैं, जिनकी कैपेसिटी होती है नियरली 100 लीटर टू 1000 लीटर। इतने बड़े टैंक्स हम यूज करते हैं, और इन टैंक्स में हम जो है डिफरेंट, यहाँ पर इसके अंदर ओपनिंग्स होती है। जैसे कि इसमें एक ओपनिंग होगी रॉ मटेरियल डालने की, जिसे हम बोलेंगे इनोक्यूलम। मतलब जो भी हम डीएनए की कॉपी बनाना चाहते हैं, डीएनए अंदर जो है डालना चाहते हैं वो, प्लस हम प्लाज्मेट, प्लस हम इकोलाई, ये सब चीजें यहाँ से हम अंदर को डालेंगे इसके अंदर। ये हमने बायोरिएक्टर में डाल दी। प्लस इसमें एक ओपनिंग होती है ऑक्सीजन या एयर के लिए, पीएच चेक करने के लिए, और एक ओपनिंग इसमें होती है जो प्रोडक्ट है उसको रिकवर करने के लिए, प्रोडक्ट निकालने के लिए, कि फाइनल जो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया है मल्टीप्लिकेशन होकर उसको बाहर निकालने के लिए। तो इस तरह से हमारे पास एक बायोरिएक्टर होता है। इस बायोरिएक्टर में बीच में जो है एक फोम ब्रेकर भी लगा हुआ होता है। अब पूरे प्रोसेस में जो है फोम भी बनेगी, यानी कि कुछ झाग भी बन सकती है। तो बार बार उस झाग को तोड़ने के लिए, फोम को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ होगा फोम ब्रेकर। ये बार बार यूं इस तरह से रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर जो भी ऊपर झाग बनी होगी वो सारी मिक्स हो जाएगी, और फाइनल प्रोडक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बायोरिएक्टर्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम या कॉन्टिन्यूस कल्चर बायोरिएक्टर, और एक होता है बैच सिस्टम। कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम में क्या होता है कि लगातार यहाँ से आप इनोकुलम यानी कि रॉ मटेरियल डालते रहते हो और प्रोडक्ट को रिकवर करते रहते हो। यहाँ से लगातार सामान डल रहा है और प्रोडक्ट निकाला जा रहा है, मतलब ये 24 आवर्स कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस चलता ही रहता है, कभी भी ये प्रोसेस स्टॉप नहीं होता। हम रॉ मटेरियल डालते जाते हैं और प्रोडक्ट को निकालते जाते हैं। दिस इज कॉन्टिन्यूस कल्चर सिस्टम। बैच सिस्टम में क्या होता है कि हमने सपोज कर लो कि हम एक किसी भी चीज की हमें 2 बिलियन कॉपीज चाहिए, और 2 बिलियन कॉपीज के लिए मान लो हमें 10,000 टन जो है वो रॉ मटेरियल डालना है। तो हम एक बारी में जो है जितना भी है रिकवर करना है हमने, तो उसको हम समझ लेते हैं कि इसको हमें 50 बार बायोरिएक्टर को यूज करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय 50 इतनी अमाउंट में हम कल्चर जो है बीच में डालते हैं, प्रोडक्ट रिकवर करते हैं,
फिर नया कल्चर डालते हैं, फिर प्रोडक्ट रिकवर करते हैं, फिर नया कल्चर डालते हैं, फिर प्रोडक्ट रिकवर करते हैं। तो बार बार हमें देखना पड़ता है कि प्रोडक्ट खत्म हो गया, यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल था खत्म हो गया, प्रोडक्ट रिकवर हो गया सारा, फिर से नया कल्चर अंदर डालो। दिस इज बैच सिस्टम। इसमें हमें पूरा एक बैच में एक लॉट बन जाता है कि इस लॉट में ये पूरा प्रोडक्ट जो है हमारे पास सामने आया है। उसके बाद इसकी क्या होती है, इसके भेज दिया जाता है डाउन स्ट्रीमिंग के लिए। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रोडक्ट रिकवरी, प्रोडक्ट को बायोरिएक्टर से निकाला, उसको क्लीन किया, क्लीन कर कर उसको जो है पैक कर दिया, हमने जो भी उसकी जो है मेडिसिन की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में, ओरल की फॉर्म में, जैसे भी है उसकी पैकिंग कर दी हमने, प्लस उसकी टेस्टिंग करी हमने एनिमल्स पर, हमने ह्यूमन बींग्स पर, पूरे प्रोसेस को टेस्ट करके देखा कि क्या रहता है, और फिर फाइनली हमने उसको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया। तो प्रोडक्ट रिकवरी से लेकर मार्केट तक पहुंचाने का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। स्ट्रीम की डाउन मतलब नीचे से प्रोडक्ट्स को रिकवर कर कर उसको मार्केट में जो है लॉन्च कर देना, मार्केट में बेचने के लिए भेज देना, इज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। बायोरिएक्टर भी आपको आ सकता है फॉर 3 मार्क्स, इसके वेरियस पार्ट्स आपको डिस्क्राइब करने आ सकते हैं। सो नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक एप्लीकेशंस। अब हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ ली है, इसको हम यूज कहाँ पर करते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी को, तो इसकी एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, कौन सी चीज किस चीज से बनी है, किस मॉलिक्यूल से बनी है। जैसे हम एवोल्यूशन में कहते हैं हम एप से बने हैं, एप्स के जो मॉलिक्यूल्स थे डीएनए आरएनए ये सब क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमने उनके ये मॉलिक्यूल्स कैसे ढूंढे, हमें कहाँ से मिले, किससे थ्रू मिले, हमें बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। हमने एक सिंगल सेल भी मिला, हमें किसी का एक छोटा सा पीस भी मिल गया लिविंग, तो हमने उसको जो है मल्टीप्लाई कर लिया, उसके डीएनए को मल्टीप्लाई कर लिया और मॉलिक्यूल का पता लगा लिया। और हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स को पता लगाने के लिए फीटस के अंदर। अगर कोई पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि उनका पहला बेबी एबनॉर्मल था, तो अब जो दोबारा फीटस है कहीं वो भी एबनॉर्मल नहीं हो, तो उसका जीन लेकर उसको मल्टीप्लाई कर कर फिर उसके डीएनए को जो है चेक किया जाता है कि क्या वो डीएनए एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का है या नहीं है। तो ये भी हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तीसरा, हम कई जो है डिजीजेस का पता लगा सकते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था HIV का जो वायरस है, वो वायरस हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 6 महीने से लेकर 10 साल तक का टाइम लगा देता है अंदर डेवलप होने में। तो इतना टाइम जो है हमें बीमारी का पता ही नहीं होता, ब्लड टेस्ट में भी नहीं आता। ब्लड टेस्ट में कई बीमारियां तब आती हैं जब पूरी तरह से हम बीमार हो चुके होते हैं और हमारा ट्रीटमेंट अब मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जब 1-2 वायरस है, अगर तभी हम पता लगा लें तो हमारी ट्रीटमेंट और आसान हो सकती है। तो HIV का डायग्नोसिस भी अब आरडीएनए टेक्नोलॉजी या PCR के थ्रू पॉसिबल है। ये इसकी एक एप्लीकेशन है। दूसरा हो सकता है हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी को जो है फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। हमने जहाँ पर पेरेंट्स का पता लगाना है कि ये बच्चे का फादर है या ये मदर है, या ये कल्प्रिट है, इसने मर्डर किया है, इसने क्राइम किया है, वो पता लगाने के लिए भी हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो ये वेरियस जो है एप्लीकेशंस हैं इसकी आरडीएनए टेक्नोलॉजी की। अगर हम देखें कि हम इनसे मेडिसिन क्या क्या बना चुके हैं, एप्लीकेशंस हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी से अब तक बना चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट है दैट इज इंसुलिन। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, शुगर के मरीज जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, वो भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बना है। वैक्सीनेशन, जैसे अब कोरोना की भी वैक्सीनेशन खोजी जा रही है, वो भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी से ही बनेगी।
तो अब तक हेपेटाइटिस बी यानी कि काला पीलिया की, पर्ट्यूसिस, काली खांसी, इन सब की वैक्सीनेशन भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी से ही बनाई गई है। इसके अलावा होता है एक टिश्यू प्लाज्मिनोजन फैक्टर। आजकल आपने सुना होगा कि जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ होता है उन लोगों को कहा जाता है कि आपको आजकल सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आपको हम डायरेक्टली जो है एक इंजेक्शन लगाएंगे। कई हॉस्पिटल्स ने ऐड की होती है 20,000 का इंजेक्शन, 30,000 का इंजेक्शन, ये इंजेक्शन लगेगा और आपका क्लॉट खुल जाएगा। तो जिन लोगों को हार्ट अटैक हुआ होता है उनको अगर हम इसका इंजेक्शन लगा दें तो वो इंजेक्शन जो है वो क्लॉट को खोल देता है। ये इंजेक्शन भी आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बना है। इसी तरह से ग्रोथ हार्मोन अगर किसी के अंदर कम हो, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, तो इसके भी इंजेक्शन हमने ह्यूमन बींग्स के ही ग्रोथ हार्मोन से निकाले हैं और आर्टिफिशियल ग्रोथ हार्मोन बनाया है। कैल्सीटोनिन नाम का एक जो हार्मोन है, हमने पढ़ा था, थायराइड से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है कैल्सीटोनिन, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम की अमाउंट को रेगुलेट करता है। जिन बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है या विटामिन डी की कमी होती है उनको आर्टिफिशियली ये इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उनके अंदर भी कैल्शियम और विटामिन डी अपने आप जो फूड है उसी से ही अब्जॉर्ब हो सके, थायराइड जो है उसको मेंटेन कर सके। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी का एक कारण है कि उनके अंदर फॉलिकल का रप्चर ना होना। हमने पढ़ा था कि फीमेल्स के अंदर फॉलिकल बनता है जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, फॉलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। लेकिन कुछ फीमेल्स के अंदर ये फॉलिकल ग्रो ही नहीं करता। नॉर्मली ये फॉलिकल जो ग्रो कराने के लिए हमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए होता है, जिनके अंदर ये कम होगा तो उनका फॉलिकल ग्रो नहीं करेगा। तो हमने आर्टिफिशियली भी एफएसएच हार्मोन जो है वो बनाया हुआ है। ओव्यूलेशन के पास यानी कि 14th डेज ओव्यूलेशन होती है अप्रॉक्सीमेटली, तो 11वें से लेकर 18वें दिन तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हम लगातार ये इंजेक्शन लगाते हैं और फॉलिकल को ग्रो कराते हैं और फिर फॉलिकल रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है और फर्टिलाइजेशन हो सकती है। इसके अलावा इंटरफेरॉन्स, अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो बीच में डॉक्टर्स को कई बार बुलाते हैं तो वो ये कहते हैं कि इंटरफेरॉन्स, और हमने ह्यूमन हेल्थ में भी पढ़ा था इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं। ऐसे केमिकल्स जो हमारे बॉडी के हर एक सेल में से रिलीज होते हैं और जो किसके खिलाफ लड़ते हैं, वायरस के अगेंस्ट। जिसके पास इंटरफेरॉन्स ज़्यादा है वो वायरस से लड़ सकता है। वायरस से लड़ने के लिए हमारे टी और बी लिम्फोसाइट्स काम नहीं आते हैं, इनके लिए काम आते हैं इंटरफेरॉन्स जो बॉडी के हर एक सेल से निकलने वाले केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा हमने जेनेटिक्स कर रहे थे हम प्रिंसिपल्स, उसमें हमने कई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पढ़े थे जिसमें पर्सन का ब्लड जो है वो क्लॉट ही नहीं होता है। तो क्लॉट कराने के लिए 10 ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर जो हमारे ब्लड को क्लॉट कराते हैं। जब भी हमारी चोट लगती है तो विद इन फ्यू मिनट्स हमारा ब्लड रुक जाता है। जिनके अंदर ये फैक्टर्स होते हैं तो रुक जाता है, फैक्टर्स नहीं होते तो ब्लीडिंग लगातार चलती है। तो हमने आर्टिफिशियली क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बना रखे हैं। जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उनको लगातार ये वाले फैक्टर्स जो है हम इंजेक्शंस की फॉर्म में देते रहते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ एप्लीकेशंस इसकी। 10th एक और एप्लीकेशन इसमें कर लो आप, दैट इज एंटी थ्रोम्बिन। एंटी थ्रोम्बिन भी इंजेक्शन आते हैं। थ्रोम्बिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि हमारे अंदर क्लॉटिंग करता है। तो अगर हमारे ब्लड के अंदर क्लॉट्स बन रहे हैं, हार्ट के अंदर क्लॉट बन रहा है, तो हम इस क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंजेक्शन एंटी थ्रोम्बिन। ये भी हमने ह्यूमन बींग्स के ही ब्लड में से रिकवर किया है और उसको पीसीआर के थ्रू बायोरिएक्टर्स में डालकर उसको इंजेक्शंस की फॉर्म में हमने डाउन स्ट्रीमिंग से मार्केट में भेजा है। तो आपको ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आ सकता है। राइट द 10 प्रोडक्ट्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमने आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए हैं, या एप्लीकेशंस भी पूछी जा सकती हैं। तो आप 5 to 6 या 7 जो है एप्लीकेशंस के भी पॉइंट्स जो है वो आप देख लेना। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर खत्म।